दोस्तों, घटना चक्र की जो दिग्गज पत्रिका है ई दृष्टि, उससे आपको मासिक अचूक मारक सामग्री करंट अफेयर्स की उपलब्ध कराई जा रही है। किस महीने की? फरवरी महीने की कराई जा रही है। जनवरी की आपको दे चुका हूं, इसके बाद मार्च और फिर अप्रैल तक हम लोग कवर करेंगे। मई में तो एग्ज़ाम ही है। एक और सूचना दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टारगेट करंट AK123। अब जो है हम लोगों ने एक नई पहल की है दोस्तों, आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से मारक जो सवाल पूछे जाने वाले हैं उनको जो है क्विज के रूप में आपको दिया जा रहा है। तो ज़रूर उसको ज्वाइन करें और अपना अपना फीडबैक देते रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट को हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तुत किसने किया है दोस्तों? इसमें दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, TC का मतलब जो है टारगेट करंट है। इसमें दोस्तों जो पत्रिका है ई दृष्टि, उसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो तो आपके लिए दी ही गई हैं। इनके इतर आपके लिए टारगेट करंट के कुछ अपने इनपुट भी दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण उसको लगे हैं वो। तो TC का मतलब यही है कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह टारगेट करंट ने दिए हैं। इसका मतलब खुद का महिमा मंडन करना नहीं है, बल्कि आपको इस बात का एहसास कराना है कि आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। आकार आपसे सबसे पहले देखते हैं, प्रस्तुत किसने किया? निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। कब? 1 फरवरी को। अमृतकाल का यह पहला बजट है। आप लोगों को पता होगा पिछले बजट में यह बात कही गई थी कि आज़ादी के 75 साल के बाद अगले 100 साल तक, मतलब 75 से 100 साल के बीच का जो काल होगा उसी को अमृतकाल कहा जाएगा। तो उसी काल का यह पहला बजट है, याद रखिएगा। इसका आकार आपसे पूछ लिया जाएगा कितना है, तो 45.3 लाख करोड़ रुपए। ये टारगेट करंट का इनपुट है और पूछा भी गया है। यदि आप पूर्वालोकन मतलब पिछले प्री के जो पेपर हैं उनका अध्ययन करेंगे तो यह सवाल आप पाएंगे। और हाँ दोस्तों, UPPCS के द्वारा जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उन सब का साल आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, उसको जाके देखिए। उसमें दोस्तों टारगेट करंट के कुछ अपने इनपुट भी हैं, इसी तरह जैसे अभी दिए जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बजट के, उनके अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो है भारत की 9 सालों में 2 गुनी हुई है। याद रखिएगा, 9 सालों में 2 गुनी हुई है। अब कितनी हो गई आपसे पूछा जाएगा, तो 1.97 L का मतलब है लाख। तो पूछा जाएगा कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 1.97 लाख। भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2014 में हम 10वें स्थान पे थे, लेकिन वर्तमान में 5वें स्थान पर काबिज हो गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत दोस्तों अब तक 47.8 करोड़ खाते खोले गए हैं। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन क्या होता है? समाज के अंतिम पायदान पे खड़े छोटे से छोटे व्यक्ति को भी उठाकर बैंक से जोड़ देना, यही वित्तीय समावेशन कहा जाता है। तो आपसे एक तो योजना की तिथि पूछ ली जाती है, कब इसको शुरू किया गया, और आपसे पूछा जा सकता है कि कितने खाते अब तक खोले गए हैं, कथन के रूप में दे दिया जाता है कभी कभी। और इसके साथ ही इसका उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है। बजट की प्राथमिकताएं आपसे पूछी जा सकती हैं, या फिर पूछा जाएगा कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके स्तंभ कितने हैं, या फिर उसके आधार कितने हैं। तो इस तरह से पूछा जाएगा। या फिर कहा जाएगा कि बजट की जो अवधारणा है उसको सप्तऋषि कहा गया है। सप्तऋषि में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो इनमें से कोई एक नहीं होगा। जी हाँ, सप्तऋषि का मतलब यही है कि बजट के जो आधार हैं या फिर स्तंभ हैं उनकी संख्या 7 है, इसीलिए इसको सप्तऋषि की संज्ञा दी गई है। अब ये 7 के सातों आपको याद कर लेने हैं। अंतिम छोर तक पहुँच, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। दूसरा है क्षमता निर्माण, तीसरा है हरित विकास, चौथा है अवसंरचना, और 5वां है वित्तीय क्षेत्र,
छठा है युवा शक्ति और सातवां है निवेश। तो इन सातों स्तंभों पर जो है पूरा बजट टिका हुआ है। आपको पता ही है बजट एक प्रकार का अनुमान होता है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसके साथ ही दोस्तों एक और योजना शुरू की गई थी, अटल पेंशन योजना। जी हाँ, इन तीनों की शुरुआत मई 2015 में की गई थी। दोस्तों बैकग्राउंड से यदि छोटी मोटी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हों तो उसको इग्नोर करिएगा। तो इन तीनों योजनाओं की शुरुआत 2015 में की गई थी। और आपको पता होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, जिसका प्रीमियम पहले 12 वर्ष था, दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। तो इसका प्रीमियम पहले 12 रुपये था और आपको करंट अफेयर्स में बताया भी है कि अब जो यह प्रीमियम की राशि है वह 12 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। ऐसे ही जो जीवन ज्योति योजना है प्रधानमंत्री, उसके तहत जो प्रीमियम की राशि पहले 330 रुपये हुआ करती थी, वह अब 436 रुपये कर दी गई है। तो 20 और 436 दोनों डिजिट एकदम याद रखने हैं। तो इन दोनों योजनाओं के तहत लगभग 44.5 करोड़ लोगों को जो है कवर किया गया है बीमा के माध्यम से। तो एक फैक्ट आपको यह भी याद रखना है और इसको जो है मेंस में उत्तर लेखन के दौरान भी बोल बच्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है या फिर इसके लिए बजट में कितना आवंटन किया गया है? तो दोस्तों इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य इसका क्या होगा? बागवानी फसल को तैयार करने के लिए पौध सामग्री का जो है विकास करना इसका उद्देश्य रहेगा। फिर है पीएम आवास योजना। दोस्तों इसके परिव्यय में वृद्धि कर दी गई है, कितनी? आपसे यही पहले पूछ लिया जाएगा। 66%। वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है? तो 79,000 करोड़ रुपए याद रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो पहले शहरी वाली शुरू हुई थी, याद रखिएगा 2015 में, और इसके एक साल बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी, जिसमें इंदिरा आवास योजना को भी समेट लिया गया था। एमएसएमईज के लिए डिजी लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ये भी टारगेट करंट का अपना पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, ये यूं ही पॉइंट नहीं दिए गए हैं, पीआईबी जैसी अधिकृत वेबसाइटों से डेटा कलेक्ट करके आपको दिया जा रहा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही मारक है। तो एमएसएमई के लिए जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उनके लिए डिजी लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपसे कथन के रूप में ये पूछा जा सकता है। इसको याद रखने में कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या है? 5G का ज़माना ही है दोस्तों। 5G आधारित एप्लीकेशनों का विकास करने के लिए कितने लैब्स की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है? तो 100 लैब्स की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, कुछ लोग 4.0, मैं भी नहीं समझ पाया हूँ आज तक कि 4.0 होता है कि 4.0 होता है। तो दोस्तों उसकी शुरुआत की जाएगी और इसके लिए जो है दोस्तों स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कितने स्थापित किए जाएंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो 30, यह डिजिट याद कर लीजिएगा। गोवर्धन योजना दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म रट लेनी है, पूछा जा सकता है। ग्लैवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन इसकी फुल फॉर्म है। इसके लिए क्या किया गया है बजट में दोस्तों? कहा गया है कि गोवर्धन योजना के तहत अपशिष्ट से, जो भी गोबर वगैरह है, इससे जो है आमदनी के लिए 500 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नंबर पूछी जा सकती है, कितने संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? 500। अब दोस्तों इनसे जो गैस उत्पादित की जाएगी, उस गैस के विपणन के दौरान जो व्यापारी हैं उनसे 5% का अधिशेष लिया जाएगा, याद रखिएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना दोस्तों, इसमें जो पहले अधिकतम जमा की सीमा थी वह 15 लाख थी, अब जो है बढ़कर 2 गुनी कर दी गई है, 30 लाख रुपए, याद रखिएगा। लक्षित राजकोषीय घाटा, जी हाँ दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, यह वित्तीय वर्ष
के संदर्भ में नहीं है, बल्कि टोटल बताया गया है कि 2025 से 26 तक 4.5% से नीचे रहने का अनुमान है। फिर है कृषि वर्धक नीति या फिर एग्रीकल्चर एक्सीलरेटेड फंड, इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसकी स्थापना की जाएगी। उद्देश्य इसका क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा रह रहे हैं दोस्तों, इनके लिए एग्री स्टार्टअप्स की स्थापना करने के लिए इनको प्रोत्साहित किया जाएगा, और उस प्रोत्साहन के लिए जो निधि की आवश्यकता पड़ेगी या धन की, वह इसी निधि से निकाली जाएगी, इसी फंड से निकाली जाएगी। यही इसका उद्देश्य है। भारतीय मोटा अनाज संस्थान कहाँ है? सबसे पहला सवाल तो HBD अर्थात हैदराबाद में है। इसको जो है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, या बजट में प्रावधान किया गया है, ताकि भारत जो है श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बन सके। अब सवाल बनता है कि श्री अन्न क्या है? दोस्तों, मोटे अनाज को ही श्री अन्न की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा। भारत सहित यूनाइटेड नेशन ने जो है 2023 को माफ़ कीजिएगा 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। कृषि ऋण के लक्ष्य को जो है 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। एकदम डिजिट रट लीजिएगा। दोस्तों, पिछली क्लास में जो है एक चीज़ मुझसे छूट गई थी कि जैविक खेती के रूप में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश के पास है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के पास है। लिखा तो था PDF में, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन करना छोड़ दिया था, तो उसको देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक क्षेत्र जो है कृषि का जैविक खेती के अंतर्गत विद्यमान है या आता है। PDF के लिए टारगेट करंट 1123 को ज्वाइन कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। प्रधानमंत्री PBTG क्या है दोस्तों? इसका मतलब विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। PBTG की यदि इंग्लिश फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो उसको गूगल कर लीजिएगा। हिंदी में आपको बता रहा हूँ। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के विकास का मिशन जो है दोस्तों शुरू किया जाएगा। कब तक? अगले 3 वर्षों में इसको लागू किया जाएगा। बजट में शुरू करने का प्रावधान किया गया है, और अगले 3 वर्षों में इसको धीरे धीरे लागू करने का उद्देश्य रखा गया है। इसके लिए कितना आवंटन किया गया है? 15,000 करोड़ रुपए। होगा क्या इसमें? तो जो PBTG परिवार हैं, जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के परिवार हैं, उनको आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आजीविका के अवसर जैसी सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी, या फिर इनका उनके लिए विकास किया जाएगा इस मिशन के तहत। PBTG की वर्तमान में संख्या कितनी है दोस्तों भारत में? यह भी टारगेट करंट का ही इनपुट है। 75 है, याद कर लीजिएगा। इसको बजट में भी नहीं दिया गया है। सर्वाधिक इस तरह के ग्रुप कहाँ हैं? तो याद रखिएगा ओडिशा प्रथम स्थान पे है, और दूसरे नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय, जी हाँ, विभिन्न विषयों को विभिन्न भाषाओं में अध्ययन करने के लिए पुस्तकों की उपलब्धता कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसकी संख्या पूछी जाएगी तो 1 है, याद रखिएगा। दोस्तों, अभी भी गला जो है काम अच्छे से नहीं कर रहा है। अब संरचना में निवेश बढ़ाने हेतु राज्यों को 50 साल के ब्याज रहित कर्ज को 1 और साल जारी रखा जाएगा। आपसे यही समय पूछ लिया जाएगा कि कितने और साल जारी रखने का प्रावधान किया गया है बजट में, तो 1 और साल। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना क्या है दोस्तों? अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक नई लघु बचत योजना है। होगा क्या दोस्तों? इसमें जो महिलाएं और बालिकाएं हैं वह 2 वर्षों के लिए, ठीक है, 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी बैंकों में, और उस पर जो है उनको फिक्स 7.5% की दर से ब्याज प्राप्त होगा,
और साथ ही दोस्तों कब तक के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो ये तीनों आंकड़े याद रखने हैं। 2 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, और उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 7.5%। यही इसका उद्देश्य किसका, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना का। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति कितना रखने की दी गई है दोस्तों, तो उनकी जीएसडीपी का 3.5%। दोस्तों बजट में जो है पूरा आंकड़ों का ही खेल होता है। लगभग यूपी और केंद्रीय बजट की बात करें तो मुझे लगता है कि 3 से 4 सवाल पूछ लिए जाएंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कुल प्राप्तियां दोस्तों कितनी हैं, तो 27 लाख करोड़ रुपए, और व्यय अथवा आकार कितना है, तो 45 लाख करोड़ रुपए या फिर 45.03। याद रखने में सुविधा के अनुरूप दोस्तों हमको अपना डिजिट जो है याद रखना है। तो 45 लाख याद रखना सरल है बजाय 45.03 के। राजकोषीय घाटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितना अनुमानित है बजट में, तो 5.9%। इसके वित्त पोषण हेतु दोस्तों कितने उधार की आवश्यकता है, यह भी याद रखिएगा, 11.8 लाख करोड़ रुपए। और सकल बाजार उधारी का अनुमान कितना है दोस्तों, तो 15 लाख करोड़ रुपए मान के चलिएगा। तो 12 लाख, मोटा माटी 12 लाख इसको मान के चलिएगा जो राजकोषीय घाटा है उसके लिए उधार की आवश्यकता है। और सकल बाजार उधार की जो आवश्यकता है वह कितना, 15 लाख करोड़ रुपए। 7,000 करोड़ रुपए के व्यय से जो है ई न्यायालय के तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। आपको पता होगा ई न्यायालय के तहत क्या होगा, इसके तहत दोस्तों न्यायिक प्रशासन में दक्षता लाई जाएगी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वह सब इसमें समेट लिया जाएगा। व्यय में वृद्धि दोस्तों, तो स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा व्यय किया गया है पिछले बजट की तुलना में, तो 2.1%, एकदम रट जाइएगा। शिक्षा के लिए 2.9% या फिर 3%। तो मोटा माटी हमको कैसे याद रखना, स्वास्थ्य पर 2% की वृद्धि हुई है व्यय में और शिक्षा पर 3%, बस इतना ही रखिएगा। निजी आयकर में छूट की सीमा दोस्तों पहले 5 लाख रुपए थी, मतलब जिस व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए होगी वह आयकर नहीं अदा करेगा, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 7 लाख रुपए। व्यक्तिगत आयकर में स्लैबों की संख्या घटा दी गई है, पहले 6 थी अब घटाकर 5 कर दी गई है। और कर छूट की जो सीमा थी पहले 2.5 लाख थी वह अब 3 लाख कर दी गई है। तो 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को जीरो, मतलब टैक्स जो है आयकर अदा नहीं करना पड़ेगा। बाकी 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को 5%, फिर 6 से 9 लाख के लिए 10%, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 लाख से अधिक वालों के लिए 30% की दर से आयकर का भुगतान करना पड़ेगा। कैसे याद रखना है, तीन का ही अंतर रखना है। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से ऊपर। बाकी 5, 10, 15, 20, मतलब 5 का अंतर है, चाहे 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 5 दूना 10, 3 15, चौका 20 और 25 छोड़ दीजिएगा, तो अंतिम जो है वह 30 है। मंत्रालयों के लिए आवंटन आपसे पूछा जा सकता है। सर्वाधिक आवंटन रक्षा के लिए किया गया है, रक्षा मंत्रालय के लिए। बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा होगा दोस्तों, इसके लिए खेद है। समय कम है दोस्तों और चीज़ें आपको उपलब्ध कराना भी ज़रूरी है अपने वादे के मुताबिक। तो दूसरे नंबर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, तीसरे नंबर पर रेल मंत्रालय। बस ऊपर के ही 3 याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। अब तक का सर्वाधिक आवंटन किस मंत्रालय के लिए किया गया है? तो रेलवे के लिए किया गया है। कितना, यह भी याद रखिएगा, 2.4 लाख करोड़ रुपए अथवा 2.5 लाख करोड़ रुपए।
और एक सवाल और है आयोग प्रिय सवाल, वह क्या है, रुपया सर्वाधिक कहाँ से आता है। तो सर्वाधिक ऋण के रूप में 34% रुपया आता है, दूसरे नंबर पर जीएसटी, तीसरे नंबर पर निगम कर और आयकर सम्मिलित रूप से हैं। तो यह क्रम भी याद कर लीजिएगा। फिर रुपया सर्वाधिक खर्च कहाँ होता है, तो ब्याज अदायगी में सर्वाधिक, दूसरे नंबर पर राज्यों का हिस्सा, तीसरे नंबर पर केंद्र की योजनाएं। चाहें तो आप डिजिट को छोड़ सकते हैं, लेकिन क्रम आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि कभी कभी मिलान के लिए दे देता है। आर्थिक विकास दर का अनुमान कितना रखा गया है बजट में, बहुत महत्वपूर्ण है, 7%। हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है, 2030 तक 5 MMT वार्षिक। यह भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए जो है पिछले बजट में कितनी व्यवस्था की गई थी, 19,700 करोड़ रुपए, यह याद रखना है। और उसी के तहत अब जो है उत्पादन का भी लक्ष्य इस वाले बजट में घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों यह बजट पूरा हो गया है। अब जो है आर्थिक समीक्षा बचा है और शेष फरवरी महीने का करंट अफेयर्स धीरे धीरे आपको यह भी उपलब्ध करा दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपको दे दूं। कुछ लोगों का कहना है कि घटना चक्र का जो पूर्वालोकन चल रहा है यूपीपीसीएस प्री का, वह तो चल ही रहा है, इसके साथ ही 2017 तक जो मेंस में एमसीक्यूज पूछे जा रहे थे वह भी आपको उपलब्ध कराऊं। तो दोस्तों पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद जैसा समय होगा हम लोग उसको भी करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।